तो देखिए, सबसे पहले जो इस बार के चुनाव रहे, इन चुनावों के अंदर जो वोट प्रतिशत रहा उस पर एक बार हम ध्यान देंगे कि आखिर में जो वोट प्रतिशत रहा, ये जो चुनावी नतीजे है उस पर कितना असर डाल सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर जो वोटर्स रहे उनका क्या प्रतिशत रहा। ये दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पर सारे ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, तो देखिए पूरा वोटर टर्नआउट जो था इन दिल्ली चुनावों के अंदर वो 60.42% था। सेंट्रल दिल्ली के अंदर 59.1%, ईस्ट दिल्ली के अंदर 62.37% ये वोटर टर्नआउट था। नई दिल्ली के अंदर 57.13% का ये वोटर टर्नआउट था। नॉर्थ दिल्ली के अंदर 59.55% ये वोटर टर्नआउट था। वही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 67.25% का ये वोटर टर्नआउट था। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर 7.70% वोटर टर्नआउट था। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शाहदरा के अंदर माफ कीजिएगा 63.94% का ये वोटर टर्नआउट था। साउथ दिल्ली में 58.16% का ये वोटर टर्नआउट था। साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर 56.16% का ये वोटर टर्नआउट था। साउथ वेस्ट दिल्ली में 61.7% वोटर टर्नआउट और वेस्ट दिल्ली के अंदर 60.76% का ये वोटर टर्नआउट था। और जो ये कुल मिलाकर ये वोटर टर्नआउट रहा वो 60.42% का ये वोटर टर्नआउट इस बार का रहा है। तो ये देखिए, ये 60% वोटिंग हुई है। ये रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जाहिर किए थे, लेकिन उसमें 50 घंटे लगे कि सेंट्रल दिल्ली में अगर 59% वोट पड़ा है तो किस किस विधानसभा में पर्टिकुलर कितने कितने वोट डले हैं, ये बताने में 50 घंटे लगे। और ये 50 घंटे अपने आप में निर्णायक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की सीट पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में होगी कि केजरीवाल का चुनाव क्या वाकई फंसा हुआ है या केजरीवाल निकलेंगे, जीतेंगे। इस बात को लेकर के सबके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक संशय है। और वहां पर दोनों बेहद मजबूत कैंडिडेट थे। संदीप दीक्षित मजबूत कैंडिडेट थे और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी और दूसरा कैंडिडेट इतना मजबूत जो है चुनाव लड़ सकता था और इस तरीके से जो है चुनाव और कोई बना सकता था। संदीप दीक्षित ने जो चुनाव बनाया, उसके बाद में प्रवेश वर्मा ने भी वहां पर अच्छा खासा चुनाव लड़ा है। अब नई दिल्ली सीट पर, पर्टिकुलर नई दिल्ली सीट पर मुझे लगता है कि जो मार्जिन रहा पिछली बार का, शालिनी एक एक करके जरा वो मार्जिन भी बताइए हॉट सीट पर। सबसे पहले पिछले चुनाव का जो वोट प्रतिशत है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाइए। तो देखिए, अभी ये इस बार के चुनावों का वोट प्रतिशत रखा, वहीं अगर पिछले चुनावों के वोट प्रतिशत पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये आप देखिए 2013 के अंदर 65.63% का वोट परसेंटेज रहा। 2015 के अंदर 66.12% का जो ये वोट परसेंटेज रहा। 2020 के अंदर 62.59% रहा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में देखेंगे तो 58.59% ये वोट परसेंटेज रहा। और 2025 के अंदर जो 2020 के मुकाबले आप मानकर चलिए 2% कम वोटिंग हुई है। और इस बार एक ये बड़ा मसला रहा कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछली बार के चुनावों के मुकाबले कम रहा था। अब ऐसे में चुनावी नतीजे ये जानने में और भी ज्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है कि अगर पिछली बार के मुकाबले ये वोट परसेंटेज कम रहा तो इस बार दिल्ली के अंदर जो है वो कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। वहीं अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा वोट डालने वाला डिस्ट्रिक्ट रहा था वो था उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिसमें 67.25% के वोट डले। वहीं सबसे कम वोट डालने वाला डिस्ट्रिक्ट था साउथ ईस्ट दिल्ली, 56.16% वोट डले। दिल्ली की जो मुस्तफाबाद की सीट थी, यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट थे वो डले थे और 67.68% का यहां पर वोट डाला था। और करोल बाग की सीट पर सबसे कम मतदान इस बार रहा, जिस पर 47.40% वोट पड़े थे। तो देखिए, ये नतीजे आपके सामने हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, इस बार दिल्ली में मुस्लिम जहां पर आबादी थी, मुस्लिम विधानसभाओं पे जहां पे खास तौर पर मुस्लिम वोटर निर्णायक रहता है, उसने ज्यादा वोट किया है। जो 60% आप वोट देख रहे हैं वो 60% वोट भी गिर करके और नीचे हो जाता अगर मुस्लिमों ने उतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं डाला होता। तो ये दिल्ली में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंट अब भी कम रहा है। पिछली बार 62% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा था, तो अब भी जो है वो कम रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने की उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी खास तौर पर, क्या उसी तरह के चुनाव के नतीजे देखेंगे या कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जैसे हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर हुआ,
आम जनमानस जो सोच रहा था उसके उलट जो एकदम से तस्वीर निकल करके सामने आई, बेहद चौंकाती हुई तस्वीर निकल करके सामने आई। तो क्या महाराष्ट्र और यहां पर हरियाणा वाला कोई चौंकाने वाला नतीजा सामने आएगा, या फिर जो नतीजे अभी निकल करके सामने आएंगे वो वही होंगे जो वाकई जो है लोगों ने उम्मीद किया है, वही नतीजे निकल करके सामने आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही चुनाव के नतीजे जो अलग अलग सोर्सेज से आने शुरू होंगे वो भी बताएंगे, और उसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसमें क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जनता जो है वो यहां पर अब किसके साथ में गई है, लोगों ने किसको सरकार में लाने का मन बनाया है। आम आदमी पार्टी क्या वो फिर से आ रही है, या बीजेपी कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर रही है, या शुरुआती रुझान जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करें और उसके बाद में 10 बजे के बाद में चीजें थोड़ा सा तय होने लगे, या फिर शुरुआत से ही जो है वो मूड उखड़ता हुआ दिखाई देगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी जो है वो चुनाव के नतीजे धीरे धीरे जैसे ही करके आएंगे आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। जी बिल्कुल। तो उससे पहले इस बार जो दिल्ली के अंदर कुल मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें पुरुष और महिलाओं और थर्ड जेंडर की जो संख्या रही उस पर भी एक बार ध्यान दीजिए। जो पुरुष मतदाता थे इस बार 83.76 लाख थे, महिलाएं 72.36 लाख थी, और यहाँ 1200 के करीब आप समझ लीजिए थर्ड जेंडर ने इस बार जो है वो वोट किया था। और ये जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो पुरुष मतदाता थे इस बार दिल्ली के चुनावों के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के मुकाबले जो है वो वोट किया। और अगर देखें सबसे बड़ी चीज़ इस बार अगर देखें जिन जिन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया इन दिल्ली चुनावों के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ 29 और दल थे जिन्होंने इस बार के दिल्ली चुनावों के अंदर अपनी भागीदारी दिखाई, और कुल 699 उम्मीदवारों ने चुनावों के हिस्सा लिया था। और वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने कुल आप समझिए 2696 स्थानों पर 13,767 पोलिंग सेंटर्स बनाए थे। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए अपने इन चुनावों के अंदर काफी अलग इंतजामात किए हुए थे, और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियों को तैनात किया गया था। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि क्या इंतजामात थे और कितने दलों ने इन चुनावों के अंदर अपनी भागीदारी दिखाई थी। देखिए अभी भी मैं ज्यादातर कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, तो लोग लिख रहे हैं कि अगर धांधली नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो चुनाव जो है वो एक तरीके से ये भी हो गया है कि क्या वाकई वही नतीजे आते हैं जो लोग चाहते हैं, या फिर नतीजे मनमाफिक तरीके से आते हैं। एग्जिट पोल में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी को डबल करके दिखाया गया, उसके बीजेपी 50% नीचे रहेगी, जो जितना मतलब एग्जिट पोल में सीटें दी गई है। तो ये जो दर्शकों की तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं ये भी ये बताता है कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप में बहुत डेंट हुई है, और ऐसे में चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए महाराष्ट्र को लेकर के, और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली में आज के चुनावी नतीजे क्या कुछ निकल करके सामने आते हैं, और बड़ा उलटफेर क्या दिल्ली में होता हुआ दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी के अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार के चुनाव में जो 2015 में लीड ली थी उससे 2020 के अंदर जो लीड उनकी फिर कम हुई, और उसके बाद में 2020 से अब जो है 2025 के चुनाव के नतीजों में उनकी लीड क्या रहेगी, या वो लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो लूज कर जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर के। और फिलहाल चुनाव के नतीजे यहां पर जो है वो आने अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, शुरुआती रुझान जो है वो आने शुरू हो रहे हैं, और जैसे ही चुनाव के नतीजों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी रखा जाता है तो वो नतीजे आपके सामने रखेंगे। बहरहाल बड़ा सवाल अब यही है कि दिल्ली के अंदर क्या वाकई कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, या दिल्ली में चुनाव के नतीजे एक बार फिर से वही रहेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दूसरी तरफ चल रहे हैं 2020 और 2015, या 2020 और 2015 वाले चुनाव के नतीजों में थोड़ा सा डेंट जरूर लगेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको फिर भी अच्छा कर पाने में जो है वो कामयाब रहेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी ये कहा जा रहा है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी सीट पर अभी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के प्रवेश वर्मा अभी शुरुआती रुझानों के अंदर आगे चल रहे हैं। कालका जी की सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। और पोस्टल बैलेट में आपके जो बड़े चेहरे हैं अभी फिलहाल के लिए पीछे बताए जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी शुरुआती रुझान जो है वो किस कदर क्या कुछ कह रहे हैं। और अभी जो है आप समझकर चलिए कुछ एक सीटों पर जो है वो धीरे धीरे रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो इस बार की हॉट सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर नई दिल्ली की सीट हो गई और कालका जी की सीट हो गई, जंगपुरा की सीट हो गई, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर हर कोई अपनी टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिर में इन सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। और ये अभी जिस तरीके से जो ये शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, इससे पहले मैं कुछ बयान भी आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी 50 सीटें जीतने वाली है, हरीश खुराना ने कहा है। और उन्होंने कहा कि 27 साल बाद जो बीजेपी की वापसी होने वाली है, अब ऐसा होगा नहीं होगा ये तो देखा जाएगा। आतिशी की तरफ से कहा गया है कि पूरी दिल्ली को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। और अलका लांबा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, यानी समझिए कि कहा गया कि हमने दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता का फैसला स्वीकार करेंगे। ठीक है, अभी 70 में से 8 सीटों के शुरुआती रुझान जो है वो दिखाई दे रहे हैं और ये तेजी से अब बदलेंगे। यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस 1 सीट पर फिलहाल आगे चलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली में जो बड़े चेहरे थे, चाहे जिसमें सौरभ भारद्वाज की बात करिए, चाहे जिसमें आप जो है बात करिए कि मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल है, आतिशी है, अलका लांबा है, रमेश बिधूड़ी है, प्रवेश वर्मा है, इन सब का क्या होगा। और कहीं ना कहीं इन सब की राजनीति जो है वो इस चुनाव से तय होगी कि इसके बाद में क्या होगा। और देखिए, बड़ी बात यह, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी यहां पर सिर्फ जीत भी हासिल कर पाती है, मतलब कि 40, 42, 45 सीट भी अगर वो ले आते हैं या 37, 38 सीट भी अगर वो ले आते हैं, तो मैं मानूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनका पूरा नेतृत्व एक तरीके से जेल में डाल दिया गया था। उस सबके बावजूद एक पार्टी का एकजुट रहना, बचे रहना, दिल्ली के अंदर बैठ करके, जहां पर मोदी और शाह के हाथ में पूरा कंट्रोल है। वरना आप बताइए महाराष्ट्र में किस तरीके से पार्टियां तोड़ दी गई, पूरा जो है एनसीपी का पूरा कैडर जो है वो तितर बितर कर दिया गया, तोड़ दिया गया। शरद पवार इतने बड़े मजबूत और इतने पुराने राजनेता, उनके आंखों के सामने से जो है वो सुरमा चुरा लिया गया, आंखों के नीचे से, जैसे कहते हैं सुरमा चुरा लिया जाता है, वैसे हुआ। ऐसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी, ठाकरे परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एकजुट रही। आम आदमी पार्टी के आप देखिए सतेंद्र जैन सकूर बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे उनका रुझान आएगा बताएंगे आपको। करीब 2 साल से ज्यादा जेल में रहे। मनीष सिसोदिया को भी साल भर से ऊपर जो है जेल में उनको भी रखा गया। फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को देखिए, 6 महीने के करीब वो जेल में गए। संजय सिंह वो जेल में गए। तो इतने बड़े नेता आपके अगर जेल में चले जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कोई वैसी पार्टी तो है नहीं कि ठीक है जिसमें बहुत एक पुराना कैडर है जो डटा रहेगा, रुका रहेगा। और आम आदमी पार्टी में एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत भी। और देखिए नतीजे अब आ गए हैं 17 सीटों के रुझान के। शालिनी, 17 सीटों का रुझान इस वक्त में आ रहा है। धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा कैसे चुनाव जो है बना या बिगड़ा या जो भी हुआ। पहले शुरुआती 17 सीट जी, तो अभी 70 में से 17 सीटों की शुरुआती रुझान मैं कह रही हूँ, शुरुआती रुझान जो अभी सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी 6 पर है, बीजेपी 10 पर है और कांग्रेस 1 सीट पर, और बाकी अभी अन्य में से किसी का खाता नहीं खुला है। और ये 17 सीटों के रुझान जो है अब, जिसमें कि बीजेपी पार्टी आप कह सकते हैं अभी शुरुआती रुझानों के अंदर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी अभी जो है वो पीछे चल रही है। तो सर, हमने जिस तरीके से पिछले चुनावों को देखा था, पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों के अंदर एकदम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो क्या हरियाणा जैसा कुछ दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल सकता है? क्या दोपहर होते होते तक बहुत कुछ
बदली तस्वीरें दिल्ली के इन चुनावी नतीजों की दिख सकती हैं। जिस तरीके से पहले कांग्रेस शुरुआती रुझानों के अंदर आगे चल रही थी, फिर बाद में बीजेपी पार्टी ने बाजी मार ली थी, तो क्या ऐसे ही दिल्ली चुनावों के अंदर भी देखने को मिल सकता है? क्या तमाम एग्जिट पोल फिर एक बार झूठे या फिर कहें कि गलत साबित हो सकते हैं? देखिए, चुनाव के नतीजे जो है वो तेजी से आ रहे हैं और चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि इस बार दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में जो मुख्य मुकाबला रहा है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनी है। 2020 और 2015 के मुकाबले उसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया होगा, हम ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी और इसमें दोनों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए थे, पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी थी, और इसके साथ साथ जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत अपनी झोंकी। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम भाजपा के नेता हो, दर्जनों रैलियां की गई हैं। एक एक दिन में 80-80, 50-50 रैलियां बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, वरना 80 रैली, 50 रैली एक दिन में करवाना बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है कि आप बड़ी रैलियां तो दिल्ली में हो ही नहीं सकती। बड़ी रैलियां तो दिल्ली के अंदर आप कराएंगे तो वो एक दिन में एक ही रैली होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि दिल्ली में नुक्कड़ सभाएं 50-50, 80-80, 100-100 सभाएं, नुक्कड़ सभाएं एक एक दिन में हुई है। तो ये इतने बड़े लेवल पर चुनाव को जो है वो बीजेपी ने लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी ने जैसे चुनाव को बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से चुनाव को बनाने की कोशिश की है, इसमें क्या वाकई जो है वो आम आदमी पार्टी को इन्होंने घेर लिया। एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर फंसा दिया जाए। नई दिल्ली सीट पर ही उनको जो है वो मजबूत कैंडिडेट दिया प्रवेश वर्मा, और बड़ा भारी भरकम तरीके से चुनाव लड़ा। ऐसी आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को उतार दिया। ऐसे ही जो है वो जंगपुरा की सीट पर मनीष सिसोदिया आए। पहले वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, वहां से वो जंगपुरा आए, लेकिन जंगपुरा में भी बीजेपी ने वहां पर तरविंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, और तरविंदर सिंह वहां पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो बीजेपी ने एक तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, चुनाव बनाने की कोशिश की कि सभी बड़े नेताओं को उनकी सीटों पर फंसा दिया जाए, सभी बड़े नेताओं को उन्हीं की सीटों पर फंसा दिया जाए, और वो नेता अपनी सीट पे फंसे रहेंगे तो वो बाहर प्रचार के लिए नहीं निकल पाएंगे, और बाहर जो है अगर प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे तो फिर उनके लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 24 सीटों का रुझान इस वक्त में आ रहा है, शालिनी बताइए। तो 70 में से 24 सीटों का रुझान जो है वो इस वक्त बता रहा है कि आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर चल रही है, बीजेपी 14 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी अभी एक पर ही दिखाई जा रही है। बाकी अन्य में से किसी का खाता जो है वो नहीं खुला है। और कुछ जो अभी खबरें सामने आ रही हैं कि करावल नगर की सीट से कपिल शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से, और बिजवासन की सीट से कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं बीजेपी से, और लक्ष्मी नगर की सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है, और बदरपुर की सीट से बीजेपी के नारायण दत्त शर्मा जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, और रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन जो है वो आगे चल रहे हैं, और दिल्ली कैंट से भुवन तंवर जो है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये कुछ शुरुआती रुझान जो है कुछ सीटों के वो सामने आने लगे हैं। देखिए, ये उलटफेर मैं नहीं मानूंगा बहुत बड़ा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कपिल मिश्रा उनके लिए आखिरी चुनाव था एक तरीके से। अगर ये पिछला चुनाव वो हार गए थे, उन्होंने अपनी पूरी राजनीति, पूरा जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। और इस बार वहां पर बीजेपी ने जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट काटा। उसके बाद में कपिल मिश्रा को उन्होंने कहा कि एरा गैरा नथु खेरा को टिकट दे दिया है। फिर लगा कि कपिल मिश्रा वहां पर फंस गए हैं, बहुत बड़ी भारी जो है इनके खिलाफ एक पार्टी में गुटबाजी अंदर आने देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मोहन बिष्ट जो वहां से करावल नगर से बीजेपी के मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट करके उनको जो है फिर मुस्तफाबाद में सिंगल एक ही लिस्ट जो जारी की गई, और उसमें सिर्फ उन्हीं का नाम आया था। उनको मुस्तफाबाद की साइड की सीट दी गई। मुस्तफाबाद की जो सीट है वहां पर भी चुनाव बेहद दिलचस्प है। वहां पर ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी MIM के ताहिर हुसैन, वो आम आदमी पार्टी के एक वक्त में पार्षद हुआ करते थे, फिर उसके बाद में दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में चले गए। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद में वो प्रचार करने के लिए आए। असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर जो है वो अच्छा खासा प्रचार किया। और उसके साथ साथ आप देखें तो ओखला की सीट अमानतुल्लाह खान, वहां पर भी सिफाउर रहमान, तो वो कितना वोट काटते हैं या अरीबा खान वो किस तरीके से वहां पर कितना वोट हासिल कर पाती है ओखला की सीट पर, देखना दिलचस्प होगा।
अगर आप गांवों की बात करें तो गांवों में ये साफ तौर पर लग रहा था कि नजफगढ़ की सीट जहां पर कैलाश गहलोत का भी थोड़ा देर आप पहले जिक्र कर रही थी, तो कैलाश गहलोत जो है वो काफी मुश्किल में फंसे हुए थे और बताया जाता है इसीलिए उन्होंने चुनाव भी उनका फंसा हुआ था, कैलाश गहलोत की सीट फंसी हुई थी और कैलाश गहलोत ने जो है फिर बीजेपी से बातचीत की, डील की और उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद में जो है उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो कैलाश गहलोत को अपने साथ में लेकर के वहां पर वो चुनावी माहौल अपना बनाने की कोशिश की और उसके बाद में नजफगढ़ की सीट पर जो है वो नीलम पार्षद है वो पहले और फिर उनको टिकट दिया गया। ये एक वक्त में जो है वहां पर विधायक रहे नफे सिंह, माफ कीजिए भरत सिंह, नफे सिंह उनके वो भाई रहे, तो भरत सिंह उनकी जो है पत्नी है, तो उनका पूरा एक राजनीतिक परिवार है, काफी जो है आपस में गैंगवार की भी उनकी खबरें रही, कई परिवार के कई लोगों को उन्होंने खो दिया। तो ये चुनाव अगर आप बात करें तो शहरी क्षेत्र, गांव का क्षेत्र या फिर जहां पे पूर्वांचली वोटर हैं वो ये इस बार किस तरफ गए हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। ये चुनाव में इस बार लोगों की सांसें जो है वो एक तरीके से आप कहे कि अटकी हुई है कि चुनाव इस बार जो है किस तरफ जाता है। स्थानीय मुद्दे जरूर थे लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ केजरीवाल की छवि पर जो अटैक किया गया कि भाई वो ईमानदार हैं तो कह दिया गया कि नहीं शराब घोटाला है, या केजरीवाल जो है वो काम कर रहे हैं तो कह दिया गया कि नहीं भाई इनके तो मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें की गई। फिर बीजेपी जब केजरीवाल ने 2100 रुपए की घोषणा की तो बीजेपी उसके बाद में 2500 रुपए लेकर के आ गई। तो वो चीजें कितनी जो है वो असर डाल रही है चुनाव में, लोगों ने उन पर कितना विश्वास किया है देखने वाली बात है।